नमस्ते। सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे वक़्त में भी जब हम सभी लोग एक नए तरीके से जीना सीख रहे हैं, उसमें आप लोगों ने वक़्त निकाला। इससे पता चलता है कि हम सभी में कितनी चाहत होती है कि हम खुद को समझ पाएँ, अपने जीवन को समझ पाएँ। इसी की श्रृंखला की आज एक शुरुआत है यूसीएम ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी मिकाइल, जो एक कनाडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और सिंबॉलिक लैंग्वेज, ड्रीम्स को समझना, जीवन में जो कभी-कभी हमें संकेत मिलते हैं, उनको समझना, इसमें बहुत गहन अनुसंधान हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 27-28 साल से कर रहा है। और आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार हिंदी में हम लोग ये सेमिनार कर रहे हैं। शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ, पर देखेंगे इस आने वाले 1 सवा 1 घंटे में कितना हम लोग आपस में शेयर कर पाएँ। इस दौरान जो भी मैं कुछ शेयर करूँ आपके साथ, मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। मन में बहुत सारे प्रश्न जो कभी सोचे भी नहीं थे आ सकते हैं। बहुत सहज है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए आपके इस सेटअप में एक चैट बॉक्स आपको नज़र आएगा। मन में कहीं पर भी कोई भी सवाल उत्पन्न हो, तो कृपया आप अपने क्वेश्चन मेरे सहयोगी दर्पण उनको आप भेज सकते हैं। और आज का ये इवेंट कंप्लीट होने से पहले जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश भी करेंगे। अब जो भी मैं शेयर करूँ आपके साथ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे, आप अपने दिल में रखिएगा, अपने साथ बाद में उस पर मेडिटेट करने के लिए, इस शेयरिंग के बारे में सोचने के लिए अपने पास रखिएगा। यदि कुछ समझ में ना आ पाए या पसंद ना आ पाए, तो यहीं इसको छोड़ भी दीजिएगा। इस मेरे मैसेज के साथ हम आज का ये सेमिनार शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है नो योरसेल्फ थ्रू योर मस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटी, जिसको हिंदी में हम कहेंगे स्वयं को जाने अपने पुरुष एवं प्रकृति द्वारा। हम सभी के लिए सबसे बड़ा अगर प्रश्न है तो वो यही है कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन जैसा है वो वैसा क्यों है। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि शायद खुद को समझना सबसे आसान है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे किसी के साथ अगर आपकी कुछ अनबन हो जाए या जीवन में कोई मुश्किल का समय आ जाए, आप अपनी भावनाओं को महसूस ज़्यादा कर पाते हैं। सपोज़ आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्से को महसूस करते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपके मन में ये एक पॉइंट आता है कि मैं खुद को इतना अच्छे तरह से समझती हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहा है। आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इसके बारे में सोच के देखें, इस पल सोच के देखें, एक एक मिनट के लिए, कि क्या कभी भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, किसी से अनबन हो, क्या आप अपने दुख को महसूस करके आज तक ये समझ पाए कि आपके जीवन में ये क्यों हो रहा है? या आपका जीवन मुश्किल बनाया गया है या खुद ही आपने बनाया है इसको? ये सवाल बहुत सुनने में आसान लगता है, ये सोचने में बहुत आसान लगता है कि मैं खुद को समझती हूँ, जानती हूँ, पर सच मानिए सबसे मुश्किल खुद को समझना ही है। शायद हम अपने आप को, मैं कहूँ अगर अपने एक्सपीरियंस से, हम अपने आप को शायद 5% या उससे ज़्यादा शायद 7%, शायद हम इतना ही खुद को जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचिए कि अगर खुद को ही हम इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो क्या वाक़ई में हम दूसरों को जानते हैं? हमारे जीवन में अगर हम हमारे परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ़ हैं, क्या हम सचमुच उनको जानते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम खुद की परेशानियों को समझकर हमारे जीवन से भागने की बजाय अगर हम उसमें एक अवेयरनेस ले आएँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि 5% जो हम खुद को जानते हैं, एक दिन ये 20%, 25%
और शायद एक दिन 100% हम खुद को समझ पाए। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो कभी कभी महसूस हो सकता है कि शायद, लेकिन यही एक पथ है, एक तरीका है जिसको हम कभी कभी आध्यात्मिक पथ भी कह देते हैं। कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन खुद को समझना 100% ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसको समझने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, खुद को समझना खुद के तत्वों से, जब आप इसको ध्यान से आज सुनेंगे, चाहिए तो आप अपने पेपर पेन पे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि शायद आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलें जो आपको सोचने के लिए मजबूर करें। हम सभी के अंदर दोनों तत्व मौजूद हैं। आपने अगर पहले भी यूसीएन से कभी संपर्क किया या हमें बात करते हुए सुना, तो आपने ये हमेशा सुना होगा कि हम कहते हैं कि हमारे भीतर दोनों तत्व हैं। अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ तो हमारे अंदर दोनों ही पोलैरिटीज प्रेजेंट हैं, मस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। मैं जब आपसे अभी बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो ये मेरी ही पुरुष तत्व की मदद से मैं कर रही हूँ, मेरी मस्कुलिन पोलैरिटी। और जब मैं अपने आंखें या तो बंद करके मेडिटेट करूँ, या सिर्फ मैं आपको सुनूँ, या मैं अपने परिवारजनों को सुनूँ, किसी को भी जब मैं सुनती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनती हूँ, ऐसा समझ के सुनती हूँ कि मेरे लिए कोई ईश्वर का संदेश है, तब मैं अपनी फेमिनिन पोलैरिटी का इस्तेमाल करती हूँ। और ये सिर्फ मुझसे या किसी स्त्री से सीमित नहीं है, ये पुरुषों से भी जुड़ा हुआ है। चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, दोनों तत्व आप में सदैव मौजूद हैं। मैं एक स्त्री होने के नाते शारीरिक रूप से स्त्री मीनिंग फेमिनिन पोलैरिटी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मेरी पुरुष तत्व, मेरा मैस्कुलिन पोलैरिटी मेरे अंदर है। और अगर हम एक पुरुष की बात करें तो उल्टा, पुरुष तत्व बाहर, पर उनका स्त्री तत्व उनके अंदर शामिल है। इसी को समझने की कोशिश हम लोग आज करेंगे कि टेक्निकली तो ये समझ में आ गया, लेकिन जीवन में कैसे उतारें, जीवन में हम इसको कैसे समझें। तो जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट आर पोलैरिटीज, ये दो तत्व हैं क्या। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो इन्हीं दो एसेंसेस से बना है। तत्व 5 हैं। मैं उन 5 तत्वों की या एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बेसिक तत्व, मतलब हमारी जो पोलैरिटीज हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, पुरुष और स्त्री, उन 5 तत्वों की नहीं जिससे हमारा संसार बना है। लेकिन अगर हम सोर्स में जाएं तो ये दो ही पाए जाएंगे जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर्स की भाषा में हम कहते हैं 0 1। आप में से कुछ लोग कंप्यूटर इंजीनियर होंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। 0 1 कंप्यूटर यानी मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 से ही चलती है। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आप सभी के कमरे में जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो आप देख पा रहे हैं, यदि आपने फिजिक्स में स्कूल में अगर ध्यान दिया हो तो प्लस माइनस की हम बात करते हैं। इसी तरह से हम जब साउंड वेव्स की भी बात करते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा, तो उसमें भी हम वेव्स दिखाते हैं, ऊपर जाती हुई और नीचे जाती हुई, प्लस एंड माइनस। तो ये बहुत कोर में जो हमारे ब्रह्मांड में शामिल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और मैं ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हूँ, ऐसा मैं कहती हूँ। क्या मैं सचमुच हुई हूँ? जी हाँ, हम सभी ब्रह्मांड से हर वक्त जुड़े हुए हैं इन्हीं दो फ्रीक्वेंसीज के साथ, मस्कुलिन और फेमिनिन। तो जो हमारे नस नस में या हमारे कण कण में मौजूद है, ये जो तत्व दोनों, ये फ्रीक्वेंसीज, ये पोलैरिटीज जो दोनों में हमारे अंदर मौजूद हैं, यही ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इसी के द्वारा हम कह पाते हैं या महसूस कर पाते हैं खुद का जुड़ाव कॉस्मिक इंटेलिजेंस से या ब्रह्मांड से या ईश्वर से। बहुत सारे नाम हैं उस चीज़ को समझने के, लेकिन बेसिक्स में अगर हम बात करें तो जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरे अंदर, जो मैं महसूस करती हूँ, मेरी सारी भावनाएं,
वो सब मेरी फेमिनिन प्रिंसिपल को दर्शाती हैं। जब भी, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, जब आप महसूस करते हैं ना, महसूस करना, चाहे आपको खुशी की महसूस, एक खुशी की लहर मन में महसूस हो, या कभी कभी नेगेटिव भी होता है कि गुस्सा आ जाए। जब भी हम भावनाओं की बात करते हैं तो हम हमेशा अपने फेमिनिन प्रिंसिपल की बात करते हैं, स्त्री तत्व की बात करते हैं। बिल्कुल एक आसान तरीका है इसको समझने का। तो फिर वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इवन जानवरों में भी भावनाएं तो पाई जाती है ना। तो ये हमारा फेमिनिन प्रिंसिपल होता है। पुरुष भी जब रोए तो उसका स्त्री तत्व अफेक्ट होता है। यही हम देखते हैं हमारी पौराणिक कथाओं में। हम जब देखते हैं, चाहे वो दुर्गा की बात करें, काली की बात करें, तरह तरह के तरीके हैं हमारे पास अलग अलग माइथोलॉजीज में इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए। इसकी भी हम बात करेंगे। और अगर अब हम पुरुष तत्व की फिर से बात करें तो हम जान पाएंगे कि जब हम एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, जैसे मैं स्त्री होने के नाते अभी मैं बात कर रही हूँ, या मैं ऑफिस जाती हूँ, या इमेजिन कीजिए कि मैं किचन में खाना बनाती हूँ। जब भी भौतिक परिदृश्य में, फिजिकल रियलिटी में हम जब भी कोई कार्य करें, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, तो हमारा मस्कुलिन पोलैरिटी उजागर हो जाता है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल को हम यहाँ ले लेते हैं कि हम कैसे इसको और समझ सकते हैं। मैंने अभी भावनाओं की बात की। प्रेम की भावना बहुत खूबसूरत भावना है। अब उस प्यार की भावना में गुस्से का अवलोकन, जैसे मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, या मैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर या मेरे हेल्पर के ऊपर मैं गुस्सा करने लग जाऊं। अब जब मैं गुस्सा कर रही हूँ किसी व्यक्ति के ऊपर बाहर, तो वो मेरा मस्कुलिन, मेरा पुरुष तत्व हुआ ना। लेकिन जब मैंने उसको अच्छे भाव के साथ नहीं किया, मैंने गुस्सा किया, तो वो गुस्से की जो भावना है वो मेरे इमोशंस को इफेक्ट करती है, मेरी भावनाओं को इफेक्ट करती है। अब ये गुस्सा मैंने एक बार किया, दो बार किया, 10 बार किया, मानिए आप 6-7 साल तक मैंने यही अपना एक जीने का तरीका बना लिया कि जब भी मैं कोई काम करूं मैं गुस्से से करूं, मैं अच्छा महसूस ना करूं। और हर कार्य में, चाहे वो कुकिंग हो, या किसी से बात करना हो, या मेरा जॉब, मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जब भी मैं वो कार्य कर रही हूँ तो गुस्से से या द्वेष की भावना से करूं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारी जो फेमिनिन प्रिंसिपल, भावना की दुनिया, मेरे अंदर की दुनिया, मेरी भावनाओं की दुनिया, मेरी फेमिनिन क्वालिटी दूषित हो जाती है। इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो इसमें मिक्सअप हो गया। तो जो मेरी फेमिनिन प्रिंसिपल है, मेरी भावनाएं हैं, उसमें जैसे जैसे एक्शंस के थ्रू, मेरे भौतिक जीवन के द्वारा नेगेटिविटी जब आने लग जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि हमारी फेमिनिन प्रिंसिपल दूषित हो गई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अंदर दूषित भावनाएं हैं ऑलरेडी, सपोज किसी भी कारण से, तो जब मैं एक्शंस कर रही हूँ तो नेगेटिव वे में कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से मिलती हूँ पहली बार, उस व्यक्ति के मन में मेरे लिए अच्छे इंटेंशंस हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, पर जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मैंने माना कि अरे ये तो पुरुष है, ये अच्छा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा सोचा मैंने? क्योंकि पिछले 10 सालों में अपने जीवन के मेरे बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस रहे पुरुषों के साथ। जैसे मेरे बॉस सपोज अच्छे नहीं थे, या मेरे हस्बैंड से कोई लड़ाई थी, या मेरे भाई से मेरी कोई लड़ाई थी। तो मैंने एक एक प्रोग्राम बना लिया अपने अंदर, पुरुष इक्वल्स बैड। तो जैसे इस व्यक्ति से, जो मैंने जिसको जाना भी नहीं, जिसकी बात को सुना भी नहीं, मैंने इमीडिएटली एक्शन किया, या एक आइडिया बना लिया कि ये तो बुरा व्यक्ति है ना। तो इसके साथ क्या हुआ कि मेरी जो जो मेरा जीने का जो तरीका है वो दूषित हो गया। तो यहाँ मेरी भावनाओं ने मेरे एक्शंस को अफेक्ट कर दिया। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रही हूँ कि ये दोनों तरीके से हो सकता है। अर्थात अपनी भावनाओं को और अपने एक्शंस को, दोनों को बैलेंस करना हमारे लिए एक चुनौती है। इसलिए पोलैरिटीज को समझना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल आज एक शेयर करूँगी इसको गहनता से समझने के लिए।
बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 5 साल, 6-7 साल हो चुके हैं। एक दिन मैंने ये सोचा, मैं मेडिटेट कर रही थी, ध्यान कर रही थी। मुझे याद है बैंगलोर में एक बहुत ही मेरे हस्बैंड संतोष वो ऑफ़िस जा चुके थे। मेरे पास अवेलेबल टाइम था, तो मैंने निश्चय किया कि मैं ध्यान करूँ। जब मैं ध्यान करने बैठी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जो कॉन्शसनेस है, मेरी जो चेतना है, वो शरीर के बाहर है। यानी कि मैं अपने आप को मेडिटेट करते हुए देख पा रही थी। जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए आप में से जो लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएँगे, क्योंकि कई बार हम इसको आउट ऑफ बॉडी, मतलब कई तरह के नाम हम इसको दे दिया करते हैं। तो नाम ना भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको सिर्फ़ महसूस करने की कोशिश कीजिए, या आप इसको ऐसे समझिए कि शायद अगर ये एक सपना होता तो क्या होता? यदि मैं सपने में ये देखती कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, और अचानक मेरी चेतना का एक हिस्सा बाहर है, हरिता बाहर भी शामिल है और मेडिटेट भी कर रही है, तो मैंने देखा कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ। अचानक मैंने एक उस कमरे में देखा कि पूरा कमरा अचानक रोशनी से भरने लगा, एक दिव्य रोशनी से। उस दिव्य रोशनी में धीरे-धीरे एक आकृति सी आने लगी। जब उस आकृति को मैंने ध्यान से देखा, तो मैंने पाया कि वो एक सेज, एक ऋषि, कुछ लोग उनको बाबा जी के नाम से भी पुकारते हैं इंडिया में, मैं भी उसी नाम से पुकारना जानती हूँ उनको। लेकिन कुछ भी नाम दें, वो नाम देने की भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसको सिर्फ़ ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एक दिव्य पुरुष को देखा। तो उस दिव्य पुरुष की आँखों में जब मैंने देखा, तो आँखों ही आँखों में मैंने उनसे कहा, "क्या चाहते हैं आप? आपने मुझे दर्शन दिए, क्या मेरे लिए संदेश है?" उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, "बेटा बाहर जाके देखो।" मैं बाहर गई, उसी एनर्जी बॉडी में मैं बाहर गई तो देखती हूँ कि मेरे दरवाज़े के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं। बहुत सारे लोग, आत्माएँ बहुत सारी, लोग बहुत सारे, और मैंने उनसे कहा, "आप मुझसे क्या चाहते हैं?" उनमें से एक ने जवाब दिया, "हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य हमें पानी पिलाना है।" सोचिए, हम इसको अभी सुन रहे हैं तो अजीब भी महसूस हो रहा है कि ये हो क्या रहा है? मुझे भी यही लगा। मैंने कहा, "मुझे पानी पिलाना है?" मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने दोहराया, "बेटा, आपका कर्तव्य हमें पानी पिलाना है।" मैं अंदर गई और मैंने बाबा जी, या जो दिव्य पुरुष के रूप में मेरे समीप खड़े हुए थे, मैंने कहा उनसे, "बाबा जी, ये क्या अर्थ है इसका कि पानी पिलाना है?" उन्होंने कहा, "बेटा, आने वाले दिनों में, आने वाले जीवन काल में सब समझ जाओगी।" ऐसा उन्होंने कहा और वो अंतर्धान हो गए। मैं अब भी कन्फ्यूज़ थी, मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह मैं किचन में गई और शायद पानी लेने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैंने ये कोशिश की, तो धम से मेरी जो चेतना है, वो मेरे शरीर में वापस आ गई और मैं मेडिटेशन से बाहर आ गई। अब ये मैंने आपको एक सिचुएशन बताई जो हुई, इसको एक सपने की तरह समझ सकते हैं। अगर हमारे पास प्रतीकात्मक, जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, अगर इसका ज्ञान हमें ना हो, तो आध्यात्मिक तौर पे मैं सिर्फ़ इसको ये समझूँगी कि ये बहुत ही दिव्य एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव था मेरे लिए, और मैं इसमें खुश भी महसूस कर सकती हूँ। मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ कि शायद आने वाले दिनों में मुझे कुछ एहसास हो। सो फ्रेंड्स, मैं ये शेयरिंग जो आपके साथ कर रही हूँ, मैं अभी कुछ मिनटों के लिए इसको यहीं छोड़ूँगी, और फिर जैसे ही मैं आपको पोलैरिटी समझाऊँगी, तो आप देखेंगे कि इस मेडिटेशन के दौरान जो अनुभव मुझे हुआ, या स्वप्न जो मुझे आया, कितना गहरा असर और कितने सारे मैसेजेस खुद को समझने के लिए मेरे लिए इसमें थे। तो बस कुछ पलों के लिए हम इसको यहाँ विराम देते हैं, और मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँगी एक लॉ, जिसको हम कहते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनुनाद। मुझे हिंदी बहुत पसंद है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम सभी कई बार हिंदी के शब्दों को समझ नहीं पाते हैं सरलता से।
तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेजोनेंस। प्रतिध्वनि भी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, पर अभी समझने के लिए मैं आपको लॉ ऑफ रेजोनेंस या अनुनाद के इस सिद्धांत को समझाना चाहती हूँ। ये बहुत जीवन बदलने वाला सिद्धांत है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी पोलैरिटीज़ को, हम खुद को समझेंगे। ये सिद्धांत एक्चुअली भौतिकी फिजिक्स का सिद्धांत है। हम कुछ लोग हम में से जिन्होंने साइंस को पढ़ा है तो हम समझ पाएंगे। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम ये कहते हैं कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, तो ये एक ये ध्वनि प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर बना हुआ है। छोटा सा एक एग्जाम्पल, अगर आपने कभी देखा हो कि हम एक पत्थर लें और उसको पानी के ऊपर फेंकें एक लेक में, तो हम देखते हैं कि लहरें लहरें बनती चली जाती हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने फिजिक्स की लैब में एक्सपेरिमेंट करके एक एक गोंग जैसा एक होता है, उसके थ्रू भी हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। तो बेसिकली हम इसको एक साधारण भाषा में समझें तो हम ये कहेंगे कि हम जैसे ही कोई एक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपसे कोई बात की, मैंने आपको अभी लेट्स एग्जाम इमेजिन कि मैंने आपको अपना एक शेयरिंग जो की, तो क्या ये वहां तक सीमित है? नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि हमारे इस इवेंट में 100 से अधिक लोग जुड़े हैं। मैंने एक बात कही, लेकिन ये जो आप 100 लोग हैं, इफेक्ट आप सभी पे अलग अलग रूप में होगा। मैं जो भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये आपके अंदर एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये इफेक्ट वैसा ही है कि मैंने एक पत्थर पानी में फेंका और उसकी बहुत सारी लहरें बनेंगी। कुछ जो लहरें, जो मोटी लहरें जो हैं वो दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे वो महीन होंगी वो हमें नहीं दिखेंगी। भौतिक रूप में, भौतिकी के रूप में रेजोनेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम इसको आध्यात्मिक तौर पे या हमारी एक आम भाषा में समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जो भी चीज़ मुझे खुशी देती है वो मेरे अंदर मौजूद है, तभी वो मुझे खुशी दे सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, जिसको मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया है, तो उसको मैं अपने अंदर बहुत गहराई से महसूस नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना? यानी कि अगर किसी ने कभी लेट्स से चाय नहीं पी है तो उसको चाय का स्वाद नहीं पता होगा ना। और अब इमेजिन कीजिए आपने चाय पी और बहुत अच्छी थी, आपके दोस्त ने बनाई थी, तो आपके मेमोरीज में, आपके अनकॉन्शियस में ये रजिस्टर हो जाएगा कि चाय तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। आप ऐसा सोचेंगे इसके बारे में। अगली बार जब आप कहेंगे किसी ने चाय का नाम लिया, तो मन में वही मेमोरी याद आ जाएगी, क्योंकि अब आपके पास रेफरेंस का एक पॉइंट है। ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरह से समझते हैं कि यदि मुझे कोई चीज़ कष्ट पहुंचाती है, सपोज किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा किया तो मुझे बहुत दुख पहुंचा। अगर किसी के गुस्से से आपको दुख पहुंचा, इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर वो संस्मरण है, वो मेमोरीज हैं गुस्से वाली। जब आपने, आपके ऊपर या तो और लोगों ने भी गुस्सा किया था या आपने भी गुस्सा किया था। आप इमेजिन कीजिए कि आप 20-25 साल के या 40 साल के हैं, क्या आप गिन सकते हैं कि आपके ऊपर कितने लोगों ने गुस्सा किया है आज तक? या आप ये गिन सकते हैं क्या कि आपने कितने लोगों पर कितनी बार गुस्सा किया है? और समझिए कि अगर आप कितने ही जीवन, 100 हजारों जीवन अगर आप जी चुके हैं, तो आपने कितनी बार गुस्से का सामना किया है, करके या महसूस करके? आप गिन नहीं सकते। लेकिन लॉ ऑफ रेजोनेंस ये कहता है कि अगर आपको किसी ने गुस्सा किया आपके ऊपर और आपको बुरा लगा, तो इसका मीनिंग ये है कि आपके अंदर गुस्सा शेष है। यदि आपके अंदर गुस्सा शून्य होता, तो या तो आपको गुस्सा नहीं आता, आपका रिएक्शन बदल जाता। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस है। तो अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके ऊपर बार बार क्रोधित होता है और आप बहुत कुढ़ते हैं, दुखी होते हैं, तो उसका मीनिंग, पहला अर्थ ये है कि आपके अंदर गुस्सा बचा हुआ है। हो सकता है कि जो व्यक्ति गुस्सा आपके ऊपर कर रहा है उसके अंदर 80% है, वो गुस्से वाला व्यक्ति ही है। लेकिन यदि
आपको दुख महसूस हो रहा है, और अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो शायद आपके अंदर 15% गुस्सा हो। यदि आप गुस्से को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो शायद 10% हो। यदि गुस्सा कर रहा है व्यक्ति लेकिन आपको इतना भी दुख नहीं पहुंच रहा है तो शायद 5% हो। मैं आपको डिग्रीज बता रही हूँ, ये फिक्स डिग्रीज नहीं है, परसेंटेजेस, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे हो आपके अंदर महसूस करने की क्षमता, रेजोनेंस की समझने की क्षमता है। क्या आप इससे ये समझ सके कि जिस दिन आपने गुस्सा करना बंद कर दिया, यदि आपने खुद को देखना शुरू कर दिया कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा ना करें, गुस्से को पीना भी नहीं है, गुस्सा क्यों मुझे आता है उस पे यदि आप काम करना शुरू कर दें। यदि आपके हस्बैंड ने आपको बुरा भला कहा या आपके एम्प्लॉयर ने आपको बुरा भला कहा, आपको गुस्सा आया, तो आपने गुस्सा नहीं किया, रिएक्शन नहीं किया, लेकिन घर जाके ध्यान किया मुझे गुस्सा क्यों आया, और आपने पाया कि वो व्यक्ति मुझे इंसल्ट कर रहा था तो इसीलिए मुझे गुस्सा आया। आगे से यदि आप, जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए और आप किसी को इंसल्ट करना बंद कर दें, करके देखिएगा फ्रेंड्स। ये यदि आपके जीवन में आपको कोई बहुत इंसल्ट करता है और आपको गुस्सा आता है, आप अपने जीवन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, छोटे से छोटे क्षेत्र में गुस्सा करना बंद कीजिए, इंसल्ट करना बंद कीजिए। इवन अगर किसी नेता के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, वो आपका कोई लेना देना नहीं है, मत कीजिए। यदि आपने आपकी आपके आपके जीवन में आपको कोई इंसल्ट करता है और आप कहें कि मैं तो किसी को इंसल्ट नहीं करती, पर खुद पे ध्यान दें। कहीं आप, आजकल के परिदृश्य में अगर मैं बात करूं तो हेल्पर्स या जो भी लोग हमारे सामाजिक सेवक हैं या कोई फिल्म एक्टर या कुछ भी, किसी भी जो आपके सामने नहीं है, आप अगर उस पर गुस्सा करें तो आपका पुरुष तत्व दूषित हो जाएगा। तो आपने उस पर गुस्सा किया, आपने इंसल्ट किया, क्योंकि आप उसको आपको वो देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, लेकिन उस गुस्से के कारण, उस इंसल्ट के कारण आपके जीवन में जो कोई दूसरा व्यक्ति आपको गुस्सा करता है या इंसल्ट करता है, सॉल्व नहीं होने वाला। ये है पोलैरिटीज का इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड मामला। अगर अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं कर पाए, हर बड़े से बड़े, हर छोटे से छोटे लेवल तक, चाहे वो व्यक्ति आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो आपकी पोलैरिटीज डिसेबल्ड ही, डिसबैलेंस्ड ही रहेंगी। आपकी भावनाएं जब तक सही स्तर तक शुद्ध ना हो जाएं, तब तक आपको अपने भावी जीवन में गुस्से का, इंसल्ट का सामना करते रहना पड़ेगा दोस्तों। जब तक शुद्धिकरण अपने अंतर्मन का, अपनी फेमिनिन प्रिंसिपल का, अपनी अंतरात्मा का जब तक शुरू ना हो शुद्ध स्तर पर, तब तक हमारी जो रेजोनेंस है वो जीरो नहीं होगी। जैसे ही जीरो हुई तो आप समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए जीरो ही मिलेगा। उसको हम बुद्धा स्टेट कहते हैं कि कोई कितना भी बुरा भला मुझे कहे, इंसल्ट करे, मुझे असर ही नहीं होता, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उस पल में कि मेरे अंदर गुस्सा ही नहीं है। जो ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो तो बेचारा परेशान है, दुखी है, इसीलिए गुस्सा कर रहा है। तो ऐसे पल में मुझे उस पर प्रेम की भावना आएगी, कहाँ से गुस्सा आएगा। इस स्तर पर पहुंचने के लिए अपनी पोलैरिटीज को शुद्ध करना आवश्यक है, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना और अपने हर एक्शन को ईश्वर के भाव द्वारा ही करना, ये बहुत जरूरी है। और यही हमें लॉ ऑफ रेजोनेंस समझाता है। कुछ प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं, आप अपने चैट बॉक्स के थ्रू दर्पण को भेज सकते हैं। सेशन खत्म होने से पहले मैं उन क्वेश्चंस को लूँगी, लेकिन ये लॉ ऑफ रेजोनेंस समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी को आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको अपने कपल के थ्रू, हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कैसे हम अपनी पोलैरिटीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर कैसे कार्य कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सवाल पूछना। कितने आप लोगों में से ये समझते हैं कि आपका दाम्पत्य कपल सफल है? सोच के देखिए, मुझे जवाब नहीं देना है, खुद को जवाब देना है।
कितने लोग आप में से ये सोचते हैं कि आप अपने दाम्पत्य में फंस गए यानी कि परेशान हैं? कितने लोगों को ये लगता है कि अगर आप स्त्री हैं तो कितनी स्त्रियों को ये लगता है कि मेरे पति मुझे समझते नहीं? यदि आप पुरुष हैं तो आप में से कितने पुरुषों को लगता है कि मेरी बीवी मुझे समझती नहीं? बहुत साधारण सा सवाल है। और फिर मैं वही कहूँगी, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय, शांति प्रिय है या ऐसा पॉसिबल है कि इस दौरान आपका दाम्पत्य शायद मुश्किलों से भी गुजर रहा हो सकता है। बहुत आम बात है, साधारण बात है दाम्पत्य जीवन में मुश्किलों को आना, क्योंकि जो हमारा जो दाम्पत्य है ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुझे महसूस हुआ है अपने जीवन में, ये एक बहुत ही उच्च कोटि का स्कूल है, विद्यालय है खुद को समझने का। जी हाँ, यदि आपका दाम्पत्य आपकी परिभाषा में सुखी हो या ना हो, आज मैं आपसे एक ये सवाल नहीं, एक तथ्य या एक थिंकर आपको देना चाहती हूँ। आपका दाम्पत्य, आपका कपल जैसा भी है, जानते हैं आप कि ये परफेक्ट है? समझते हैं इसको कैसे? आप सब में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हरिता ने क्या कह दिया? हरिता को क्या मालूम कि हमारे दाम्पत्य में क्या मुश्किलें हैं? कुछ भी मुश्किलें हों, लेकिन मैं आपसे, आपके दोस्त होने के नाते, मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका ये दाम्पत्य जैसा भी इस वक्त है, ये इस वक्त आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी इवोल्यूशन के लिए, प्रबुद्धता के लिए बेस्ट है। इससे बेहतर नहीं हो सकता था इस वक्त तक। हालांकि भविष्य में क्या ये बदल सकता है? बिल्कुल, जी हाँ, इसीलिए हम आज ये बात कर रहे हैं। भविष्य में ये बदल भी सकता है और आप ऐसे एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आपको गर्व महसूस होगा कि आपका जीवन साथी है, भले ही पास्ट में दुख आपको महसूस हुए या कुछ भी। तो चलिए इसको समझते हैं। ये मेरा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैं जानती हूँ, हमारे स्पेशली इंडियंस के लिए हमारा दाम्पत्य बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक मतलब हम दूसरे अगर देशों की बात भी करें, हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने दाम्पत्य को सुधार पाएँ। कितनी सारी स्त्रियाँ, कितने सारे पुरुष मैं जानती हूँ, हमारे हमारे भारतीय परिदृश्य में अपना सर्वोच्च जीवन सिर्फ परिवार के लिए ही तो लगा देते हैं। तो आइए इस महान विद्यालय की, दाम्पत्य की जो नींव है वो क्यों है, या हमें क्या सिखाने के लिए मौजूद है, समझें। तो सबसे पहले, यदि आप स्त्री हैं तो आप अपने आप से पूछें कि अभी मैंने आपसे कहा कि स्त्री होने के नाते हमारा जो मस्कुलिन पोलैरिटी है, पुरुष तत्व है, वो हमारे अंदर है। सही कहा मैंने? आपने भी इसको समझा? अब जो मेरे अंदर है मैं उसको ढूंढूं कैसे? है ना? है ना, ये एक अच्छा सवाल। मैं उसको समझूं कैसे? जो मुझे बाहर दिखता है, मुझे महसूस होता है, मुझे समझ में आता है, मुझे क्लियरली दिखता है, पर जो मेरे अंदर है उसको कैसे समझूं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब मेरा ये सवाल पुरुषों से भी है। आपका स्त्री तत्व, फेमिनिन पोलैरिटी तो आपके अंदर है। बाहर की दुनिया आप देखते हैं, रोज देखते हैं। क्या अपने भीतर जो छुपा है, आपके अंदर की जो पोलैरिटी है, जो तत्व है, क्या आप उसको देखना चाहेंगे? चलिए इससे भी हम पर्दा हटा देते हैं। मैं हरिता होने के नाते, मेरे हस्बैंड संतोष, अगर मैं ये जानना चाहूं कि हरिता भीतर से कैसी है, हरिता के गुण क्या हैं, क्या हरिता के अंदर कुछ अवगुण भी हैं? जी हाँ, हम सभी में गुण और अवगुण मौजूद हैं। गुणों को देखना आसान है, अवगुणों को देखना उतना ही मुश्किल। लेकिन अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे अंदर क्या छुपा है, तो मुझे सिर्फ इन खुली आंखों से अपने जीवन में उपस्थित पुरुषों को ही तो देखना है। जी, सबसे समीप का रिश्ता हमारा अपने पति या पत्नी से होता है। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वैसे हैं, आप सोच के देखिए दोस्तों, इस पल में एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, और सोच के देखिए
कि जब आप अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव्स मन में आ रहे हैं कि नेगेटिव? पॉजिटिव्स भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी आ रहे हैं। ये नेगेटिव्स किसके हैं? याद रखिए, अनुनाद का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेजोनेंस। जो मुझे बाहर डिस्टर्ब करता है वो तो मेरे भीतर है ना? तो अब अगर मुझे मेरे पति में या पत्नी, अगर आप पुरुष हैं तो आपको जितने भी अवगुण नजर आते हैं वो आपके भीतर है। फिर से कहती हूँ, यदि मुझे मेरे पति में कुछ कमियां नजर आए तो वो कमियां जो मुझे बाहर मेरे पति में नजर आती हैं वो मेरे अंदर छुपी हैं, मेरी मस्कुलिन पोलैरिटी में। तो मेरी मस्कुलिन पोलैरिटी यानी पुरुष तत्व, मुझे अगर समझने हैं कि मेरी पुरुष तत्व की स्थिति क्या है, मेरा पुरुष तत्व अच्छा है, बुरा है, कैसा है, यदि मैं इसको समझना चाहती हूँ तो बस मुझे अपने पति की ओर देखना है और ये समझना है कि मैं उन्हें कैसे देखती हूँ, समझती हूँ या क्या उनके अंदर पाती हूँ। और आगे बढ़ेंगे, और बारीकी में जाना चाहते हैं तो और एक कदम बढ़ाइए। अपने भाई, अपने पिता या अपने अच्छे दोस्त जो पुरुष हैं, अगर महिला होने के नाते मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रही हूँ, जितने भी पुरुष हमारे जीवन में मौजूद हैं, अगर उन सब के गुणों को मैं जोड़ दूं तो वो मेरे गुण हैं, वो मेरे अंतरात्मा के अंदर है, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। मेरे मेरे जीवन के पुरुषों के गुण मेरे अंदर छिपे हैं, मेरी मस्कुलिन पोलैरिटी में। और वे गुण कहाँ से आए? मेरे पिछले जन्मों से। जी हाँ, इस जन्मों से भी जितने भी गुण मैंने मेरे पिता से सीखे, मेरे भाई से सीखे, सीख रही हूँ, सीखती रहूंगी, वो सब मेरे भीतर जा रहे हैं, मेरी मस्कुलिन पोलैरिटी में। और जब मैं अपने जीवन की, अब अगर मैं स्त्री होने के नाते मैं ये जानना चाहूँ कि भाई मेरा भावनाओं का जगत, मेरी फेमिनिन पोलैरिटी कैसी है, मुझे क्या सीखना है, मैं क्या सीख चुकी हूँ, तो मुझे देखना है मेरी माँ, मेरी बहन या कोई भी स्त्री, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी मेरी सखियाँ, उन सबको अगर मैं देखूं तो जो भी गुण उनके हैं वो मेरे अंदर अर्जित हो चुके हैं, उनको मुझे बढ़ाते रहना है, वर्धन करना है। यदि मेरी सास, मेरी माता, मेरी बहन में मुझे कोई भी अवगुण नजर आए, या मैं ये कहूँ कि मुझे उन्होंने ये दुख दिया या वो दुख दिया, या मेरी सास ने मुझे ये दुख पहुंचाया, जैसे ही ये थॉट मेरे मन में आए तो मुझे अपनी फेमिनिन पोलैरिटी पे गौर करना है। अगर मेरी सास में मुझे कोई अवगुण नजर आता है तो वो अवगुण मेरे अंदर है, क्योंकि मैं फेमिनिन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरी फेमिनिन पोलैरिटी बाहर है। तो ये समझना बहुत आसान है कि जो कमियां मैं अपनी बहन, अपने माँ में देखती हूँ वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ इस जीवन में, क्योंकि मेरी फेमिनिन बाहर है। और जो पुरुषों के अंदर जो कमियां नजर आती हैं वो मेरे भीतर है और मुझे अफेक्ट करती हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने दाम्पत्य को समझना, क्योंकि जो फिर से कहूँगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अंदर कैसी हूँ, मुझे अपने अंदर क्या बदलाव करने हैं, तो मुझे अपने पति को देखना है। अगर मुझे अपने पति के अंदर 1 2 3 4 5 कमियां नजर आती हैं और अगर मैं उन 5 कमियों को खुद के अंदर करेक्ट करना शुरू कर दूं, सपोज मैं ये कहूँ कि मेरे पति को गुस्से की एक परेशानी है ना, ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने पतियों के बारे में जब सोचें तो आप ऐसा महसूस करेंगे, तो आपको नोट करना है, आपको लिस्ट बनानी है कि मेरे पति के अंदर मुझे क्या कमियां नजर आती हैं। उन कमियों को आपको खुद में सुधारना है। यदि पति में गुस्से की भावना, गुस्से की प्रॉब्लम है तो आप गुस्सा करना बंद करें। उनमें जो भी आपको नेगेटिव नजर आए, आप अपने अंदर स्त्री होने के नाते बदलें। पुरुषों को भी यही करना है। बीवियों में जो कमियां नजर आती हैं उनको लिस्ट कर ले, लिस्ट बनाएं, धन्यवाद करें अपनी बीवी को कि उनके परिदृश्य के कारण आप जान पाए कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ था। अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल है। जैसे ही जाना, उस लिस्ट को बनाया, तो अपने भीतर शिकायत करे बिना, अपने पार्टनर से शिकायत करे बिना खुद के अंदर बदलाव लाएं, तो आपकी पोलैरिटीज बैलेंस्ड होने लगेंगी। ये बहुत बड़ा रहस्य है और रहस्य नहीं भी है अब।
बहुत ही खूबसूरत सी बात है। इसी तरह से यदि आप कभी सोचें कि पहला वो कपल कौन था जिसको आप मिले, क्योंकि कपल जो है फिजिकल रियलिटी का, वो कपल हमें हमारी पोलैरिटीज के बारे में बता रहा है, अभी हम समझ चुके हैं। तो वो पहला कपल कौन था? हमारे माता पिता। सबसे पहले कपल जिससे हम मिले वो हमारे माता पिता ही तो थे। सबसे पहले माता से मिलते हैं नॉर्मली, फिर पिता से, बाकी लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन पहला कपल वही है। मैं आपको ये सोचने के लिए आज एक पॉइंट छोड़ती हूँ आपके लिए कि अगर आपको अपने माता पिता के ऊपर आप ध्यान करें, आपकी माता के क्या गुण थे और क्या अवगुण, आपके पिता के क्या गुण थे, क्या अवगुण। यकीन मानिए, आप अगर स्त्री हैं और अगर आपने अपनी माता के गुणों को शामिल नहीं किया और माता के जो अवगुण जो थे यदि थे, तो अगर आपने उनको अपने अंदर सही नहीं किया तो एक दिन आपका जीवन आपकी माता जैसा हो जाएगा, अच्छाई में भी लेकिन दुखों में भी। यही पुरुष के लिए अप्लाई करता है। यदि पिता में क्या गुण और अवगुण थे, गुणों को रखकर अवगुण अगर थे उनको बदला नहीं, तो हमारा जीवन पुरुष होने के नाते उनके जैसा कुछ हद तक बन जाएगा। इतना ही नहीं, मैं एक स्त्री हूँ और अगर मैं अपने पिता के ऊपर ध्यान करूँ और अगर उनमें कुछ परेशानियां उन्होंने जीवन में उठाई, मानिए मेरे पिता को बहुत संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में, और उस संघर्ष को अगर मैं ना समझूं कि उनको संघर्ष क्यों करना पड़ा, वो और क्या बेहतर कर सकते थे, अगर संघर्ष के दौरान उनको गुस्सा आता था या कुछ नेगेटिविटी थी, यदि उन पे मैंने ध्यान ना दिया और उनको खुद के भीतर चेतना के साथ नहीं बदला, तो स्त्री होने के बावजूद जब मैं जॉब में जाऊंगी या कोई भी मैं कार्य करूंगी, तो मैं उस वक्त एक्शंस जब मैं करूंगी तो अनकॉन्शियसली मैं अपने पिता जैसी बनने लगूंगी। दोस्तों, हमें अपने माता पिता जैसा ही बनना है उनके गुणों में, लेकिन हमारे माता पिता का एक इतना ब्यूटीफुल एक ये सिंबल है जो हमें सिखाता है। हमारे माता पिता हमें ये सिखाते हैं कि जो उनकी अच्छाइयाँ हैं हम सब रखें। मैं ऐसे किसी माता पिता को मैं खुद से नहीं जानती जो ये ना कहे कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर हो, उनका जीवन हमसे बेहतर हो। सभी माता पिता ये चाहते हैं, और उसी की कड़ी में, उसी के आध्यात्मिक स्तर पर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हम जब जीवन में पैदा होते हैं तो हम अपने माता पिता के गुण, भावनाएं और गुण जितने भी हैं अपने भीतर लाते हैं, पर धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो उनको भूलने लगते हैं। हमें वो भूलना नहीं है, अच्छाइयों को अपने अंदर रखना है, और अगर कुछ दुख दुख थे, अवगुण थे, तो उनको बदलना है। अच्छा तो ये होगा कि शादी से पहले बदल लें उनको, क्योंकि अगर शादी से पहले बदल लिया तो ज़्यादा चांस ये है कि आपका जो कपल, भविष्य कपल जो होगा वो बेहतर ही होगा। आपके माता पिता खुश होंगे आपके उस खुशनुमा दाम्पत्य को देख के। आध्यात्मिक स्तर पे इतना महत्व है दाम्पत्य का, और माता पिता के दाम्पत्य को देखना तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ माता पिता के दाम्पत्य को समझकर, खुद के अंदर बदलाव लाकर हम इतने इस जीवन को बदल सकते हैं और भविष्य के जीवन को भी बदल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है, भीतरी दुनिया तथा बाहरी दुनिया, जो हम अंदर हैं उसी को बाहर क्रिएट करते हैं। मैं जो अंदर हूँ, जितनी अच्छाइयाँ मेरे अंदर हैं, एक दिन वही अच्छाइयाँ मेरे बाहर के जीवन में आएंगी मेरे पुरुष तत्व द्वारा। यदि मेरे भीतर प्रेम ना हो, मेरी फेमिनिन पोलैरिटी के अंदर प्रेम ना हो, तो मैं कैसे व्यक्त कर सकती हूँ, किसी को प्यार कैसे कर सकती हूँ। नॉर्मली हम सोचते हैं कि स्त्री है तो प्यार की भावना तो होनी ही चाहिए, पर ये तो पुरुष में भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसी स्त्रियों को नहीं जानते जिनमें प्रेम की भावना सूख चुकी है या व्यक्त करने की काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि जीवन में इतने दुख उठाए या ऐसे जीवन में कठिनाइयों का, संघर्ष का हमें यापन करना पड़े। तो प्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये भावना स्त्रियों तक सीमित नहीं है। स्त्रियां, जैसे मैं एक स्त्री हूं तो मुझे प्यार को व्यक्त करना नेचुरल है, क्योंकि मेरी मेरी जो स्त्री तत्व है, जो फेमिनिन पोलैरिटी है, वो बाहर है। तो नेचुरली मैं प्यार करने में अपने आप को ज़्यादा केपेबल पाऊंगी। लेकिन क्या पुरुष के अंदर प्यार नहीं है? चलिए मैं सवाल पूछती हूँ,
पुरुष के प्यार की भावना कहाँ ज़्यादा जाहिर होगी? हिंट देती हूँ, पुरुष का फेमिनिन प्रिंसिपल, फेमिनिन पोलैरिटी कहाँ है? उनके भीतर, है ना? क्योंकि पुरुष है तो बाहर उसकी पुरुष तत्व, भीतर उसकी स्त्री तत्व। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुरुष जो है वो प्रेम की भावना ज़्यादा भीतर रखते हैं, क्योंकि फेमिनिन अंदर है पोलैरिटी, तो इसीलिए उनको व्यक्त करना मुश्किल होता है। अब ये कभी मत कहिएगा अपने हस्बैंड से कि आपने मुझे आई लव यू नहीं बोला तो आप मुझे प्यार नहीं करते। एक्चुअली ये एक इल्यूजन हो सकता है। कई बार पुरुष आके आपको, आपके पति आपको आई लव यू कहेंगे, लेकिन इसका कारण ये हो सकता है कि कुछ छिपा रहे हैं। मैं एक ये जोक के फॉर्म में कह रही हूँ, लेकिन सच यही है कि अगर हमें ये पता करना है कि हमारा पति, हमारा जीवन साथी, एक स्त्री होने के नाते कितना प्रेम हमें करता है, यकीन मानिए उसको एक भी बार आई लव यू या ऐसे किसी शब्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उनके एक्शंस के द्वारा पुरुष तत्व में वो आपके लिए कितना क्या सोचते हैं, आपकी कितनी देखभाल करते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में कितना सोचते हैं, आपका साथ कितना देते हैं। बस इन छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों से जाहिर हो जाएगा कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं। कितने गिफ्ट्स दे दिए, कितनी बार एनिवर्सरी विश कर दी, कई बार ये इल्यूजन भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये परिभाषा पुरुष के प्रेम को नापने की हो। और यही बात मैं पुरुषों से कहना चाहूँगी कि स्त्री अगर आई लव यू कहती है तो ये उस भावना की कद्र कीजिए, क्योंकि फेमिनिन पोलैरिटी उसकी बाहर है, ये उसका उसका नेचर है कि उसको कहना पसंद है, व्यक्त करना पसंद है। स्त्री को व्यक्त करना इतना पसंद होता है कि वो कई बार भोलेपन में ये सोच बैठती है कि पुरुष को भी व्यक्त करना चाहिए, तो कह दीजिए उसको, कहने में क्या आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, आप उसके उसके मन का भी रह जाएगा। और ऐसे ही स्त्री के लिए भी कि अगर वो पति के एक्शंस को देखे, उनके तरीके आपके प्रति जो है उनको बारीकी से देखे, आपके बच्चों के प्रति वो क्या करते हैं, आपके लिए वो क्या करते हैं, तो ये पोलैरिटीज़ के द्वारा समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भीतर जो है वो ही बाहर व्यक्त होगा। यदि अंदर प्रेम नहीं है तो बाहर नकली प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर भीतर प्रेम है तो हर एक्शन द्वारा प्रेम की ही झलक देखी जाएगी। अगर आपके, चाहे आपके दाम्पत्य में बस एक नज़र प्यार की, एक दूसरे को दूर से ही देख ले तो काफ़ी है प्यार को समझने के लिए, और उसी में यदि गिफ्ट्स पर गिफ्ट्स और इस तरह की कुछ चीज़ें हों, ये कोई सबूत नहीं। तो पोलैरिटीज़ द्वारा सच्चाई को जानिए, सच्चे प्रेम, सच्ची भावना को भी जानना अति आवश्यक है। इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो हमारे भारत में तो बहुत प्रसिद्ध है, शिव अर्धनारीश्वर। तो हम जैसे देखते हैं कि अर्धनारीश्वर की हम जब बात करते हैं, जैसे मैंने ये स्क्रीन पे भी दिखाया, तो इसका अर्थ क्या है। और हम जानते हैं कि इंडिया में अर्धांगिनी शब्द भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है। जी हाँ, हम अपने पतियों की अर्धांगिनी है, लेकिन वो भी हमारे अर्ध अंग है। सिर्फ अर्धांगिनी के गुणों को ही देखा जाए ठीक नहीं, पुरुष के भी गुणों को देखना जरूरी है। तो अर्ध अंग पुरुष, अर्ध अंग स्त्री, तब बन जाता है अर्धनारीश्वर। यानी कि स्त्री तत्व जो एक स्त्री तत्व जो मेरे बाहर जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, और पुरुष तत्व जो मेरे अंदर है, एक दिन अगर ऐसा आए जब मेरा अंदर का भाव, जो मेरा अंदर की भावनाएं भी प्रेम से भरी हों, और जो भी मैं करूं, जिससे भी मैं कार्य करूं, जो भी मैं बात करूं, वो भी प्रेम से भर जाए, एक विजडम से, ज्ञान से भरा। जब मेरे अंतर मन और बाहर का जो जगत है, चाहे मैं जो सोचूं, जो मैं महसूस करूं, या जो भी कार्य मैं करूं, चाहे किसी से वो बात करने का हो, या ऑफिस जाने का हो, या किसी की मदद करने का हो, जब अंतर और बाहर दोनों ही विवेक और प्रेम से भर जाएंगे, उस दिन मैं ये कह पाऊंगी कि मैंने अपने अर्धनारीश्वर को पा लिया, या अर्धनारीश्वर को साकार कर लिया। हम जब अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है, ये समझने का कि एक पुरुष या एक स्त्री होने के नाते हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है।
हम सभी का गोल है एक दिन अर्धनारीश्वर बनना। उसका अर्थ ये नहीं कि हम आधा फिजिकली, आधा पुरुष या आधा स्त्री, नहीं। ये सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल है समझाने का कि आपके भीतर और बाहर बैलेंस, आपकी दोनों पोलैरिटीज फ्यूज हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। जब ये दोनों पोलैरिटीज मेरे अंदर फ्यूज हो जाएंगी, जब मेरे आध्यात्मिक स्तर पर भी फ्यूज हो जाएंगी, तो नेचुरल है भौतिक जगत में भी जो मेरे पति या पत्नी होंगे उनके साथ सामंजस्य होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ। आपने सुना होगा कि एक स्त्री और पुरुष का जो दाम्पत्य है, अगर हम पोलैरिटीज के द्वारा उसको समझें तो उनको किन स्तरों पर एक होना है। ज़्यादातर जो शादियां होती हैं कई बार हम देखते हैं कि वो भौतिक स्तर से शुरू होती हैं। आप सब समझते हैं कि हम फिजिकली फ्यूज होते हैं। क्या ये काफ़ी है? नहीं। अगर सिर्फ एक ही स्तर पे हम अपनी पोलैरिटीज या अपने कपल में फ्यूज होते हैं तो हम झटपटाते रहेंगे, कुछ और पाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अगला स्तर आ जाता है भावनाओं का। तो क्या आपके दाम्पत्य में भावनाएं मिलती हैं आप दोनों की? यदि हाँ, तो और अच्छा दाम्पत्य जीवन, क्योंकि भावनाएं भी एक हो गई। फिर अगला स्तर मानसिकता, सोचना, जो आपका ध्येय है, सोचना है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, क्या आपके पति या पत्नी के साथ मेल खाती है? यदि हाँ, तो एक्सीलेंट, 3 लेवल्स पे आप फ्यूज करते हैं। और ये जो तीनों लेवल्स जो मैंने बताए, क्या ये एक जीवन में संभव है? नहीं। बहुत सारे जीवन हमें लग जाते हैं और उसके लिए हमें खुद पर ही काम करना है। और फिर एक चौथा स्तर भी आता है, आध्यात्मिक स्तर, जहाँ पे आध्यात्मिक ऑब्जेक्टिव्स भी पति पत्नी के मिल जाते हैं। तो वो चारों स्तरों पर मेल खाते हैं। उनका आध्यात्मिक ऑब्जेक्टिव भी एक, सोचने का भी एक, भावनाओं का भी एक, फिजिकल भी एक। अंततः ये एक स्टेज है जो हमें पानी है, हम सभी को। इसमें कई जीवन लग सकते हैं, जो कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें प्रेम पूर्वक अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। लेकिन जब ये चारों स्तर पे फ्यूजन होगी तो हम उसको कहेंगे कि हमारी पोलैरिटीज फ्यूज्ड हैं। और अर्धनारीश्वर का अर्थ यही है, हमें जो एक दिन बनना है। तो इसी चीज़ को चाइनीज़ में अगर हम देखें तो यिन यांग के द्वारा भी दर्शाया जाता है। बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे देशों में आपको ये जानने के लिए, देखने के लिए मिलेगा ये सिंबल, क्योंकि सब में इसका अर्थ यही है कि जो हमारा भावनात्मक जगत और भौतिक जगत एक सार हो जाए, प्रेम और विवेक पूर्ण हो जाए, हमारी पोलैरिटीज फ्यूज हो जाएं, एक हो जाएं। तो इसको हम दर्शाते हैं इस फॉर्म में। अब मैं वापस जाती हूँ, जो मैंने एक एग्जाम्पल जो लिया था शुरू में, मैंने एक एग्जाम्पल जो आपको अपनी एक स्टोरी शुरू की थी, बताई थी। तो अब अगर हम उसको ध्यानपूर्वक देखें, अब हम देखेंगे उसको पोलैरिटीज की फॉर्म में। मैंने कहा था कि मैं ध्यान कर रही थी और मेरे कमरे में एक दिव्य रोशनी के द्वारा, दिव्य एक साधु या एक सेज जो भी कहें, प्रकट हुए। तो वो क्या थे? हम उसको सिंबॉलिक तौर पे समझ रहे हैं। हर चीज मैं ही हूँ, मेरा ही हिस्सा है। यदि ये मेरा स्वप्न है, यदि ये मेरा ध्यान का वक्त था, तो वो जो दिव्य पुरुष जो मुझे नजर आए, वो पुरुष मैंने कहा ना, तो पुरुष अगर मैंने कहा तो वो मेरे पुरुष तत्व को दर्शाते हैं। यानी कि हरिता का पुरुष तत्व जो अंदर छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया कि स्त्री होने के नाते मेरी मैस्कुलिन पोलैरिटी, मेरा पुरुष तत्व मेरे भीतर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसा है। अब मैं उसको समझना चाहती हूँ कि वो कैसा है। तो वो समझने का एक तरीका है कि मैं अपने जीवन को देखूं, जैसे मैंने आपको बताया, अपने भाई बहनों के, पुरुषों और स्त्रियों को देखकर। उससे भी गहरा जाने के लिए हम अपने मेडिटेशंस और अपने स्वप्नों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी का प्रयोग इसको समझने के लिए मैं कर रही हूँ कि यदि ये स्वप्न होता और मुझ स्वप्न में एक पुरुष मुझे नजर आते, एक दिव्य पुरुष, तो वो दिव्यता मेरे ही अंदर छुपी हुई थी, वो कहीं बाहर से नहीं आई। ये दिव्यता जो मेरे अंदर छुपी हुई थी, जिसको मैं पहचान नहीं पाई आज तक, इस रूप में मुझको दिखाई दी। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मेरे अंदर सिर्फ दिव्यता ही है,
ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, वरना वो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मेरे अंदर बहुत कुछ है, मेरे पुरुष तत्व के अंदर बहुत कुछ है, बहुत यादें हैं, मैंने बहुत सारे जीवन जिए हैं। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं संस्मरण, लेकिन इस पल में ये एक अच्छा संस्मरण। तो इसके थ्रू, इसके द्वारा मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरे पुरुष तत्व में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ दिव्यता भी है। ठीक है, अभी जब दिव्य पुरुष जो आए तो इससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर के आध्यात्मिक जो एलिमेंट है, मेरे अंदर का जो आध्यात्म, जो मुझे अभी तक मालूम ही नहीं था, वो उजागर होगा। मैंने आपको कहा कि ये ड्रीम या ये मेडिटेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये लगभग 7-8 साल पहले का है। उस वक्त मेरे आध्यात्मिक जीवन की, इस जीवन में शुरुआत हो रही थी। तो इसको मैंने समझा कि ये एक शुरुआत का चिन्ह है। मैंने कहा कि पुरुष तत्व का अर्थ है एक्शंस। तो ये जो ऋषि, ये जो मुझे महसूस हुए, ये मेरे आध्यात्म का एक हिस्सा थे, जो अब आने वाले जीवन में आने वाला है। ये एक अनाउंसमेंट था। ये अनाउंसमेंट था कि हरिता, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में कुछ और कार्य करने के स्तर या माइलस्टोन्स आने वाले हैं। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि इस पुरुष, दिव्य पुरुष द्वारा मैंने खुद को पाया, एक हिस्से को पाया, अपने दिव्य हिस्से को पहली बार देखा, क्योंकि अब तक वो अंदर था, क्योंकि मेरी मस्कुलिन पोलैरिटी अंदर है। अब उस मस्कुलिन पोलैरिटी सिंबल ने, इस दिव्य पुरुष ने मुझसे कहा कि हरिता आप बाहर जाओ। तो मैं बाहर गई। अब जब बाहर जो मुझे लोग नजर आए, वो कौन है दोस्तों? अनुनाद के और लॉ ऑफ रेजोनेंस के द्वारा हमें समझना है कि सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे बुद्धा ने कहा है कि सब कुछ आप में ही शामिल है, पूरा अंतरिक्ष आप में ही है, ये एक थ्योरी नहीं है, ये सत्य है। यदि मैं कहूँ कि अंतरिक्ष, जो पूरा बाहरी अंतरिक्ष जो है वो मेरे अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पिता मेरे जीवन में है, तो पिता की भावना मेरे अंदर भी है। पति बाहर भी हैं तो अंदर भी हैं। टेबल, कुर्सी जो मैं बाहर देखती हूँ, वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए ना फिर, अगर मैं इस सिद्धांत को फॉलो करूँ। लेकिन ये सच है। तो ये जो लोग जो मुझे नजर आए बाहर जब मैं गई, तो ये लोग भी मेरे ही हिस्से हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरी वो यादें, ये मेरे वो पिछले जन्म थे, जो ये कह रहे थे कि हरिता, तुम्हें हमारी सहायता करनी है, अर्थात तुम्हें अपने कर्मों पे कार्य करना है, अपने कर्मों को प्यूरिफाई करना है या शुद्ध करना है। यहाँ तक भी हमें समझ में आ गई। तो जितने भी वो लोग थे, वो भी मैं हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने मुझसे कहा, आप हमें पानी दें। समझने, यदि हम सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग ना करें, तो दोस्तों इसको समझना बहुत कठिन होगा। लेकिन आइए हम सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सिंबॉलिकली या प्रतिमात्मक प्रतीक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो उसके कोर में जाते हैं, उसके दिव्य अर्थ में जाते हैं। पानी जो हम देखते हैं बाहर, मैंने कहा कि अगर पानी बाहर है तो मेरे भीतर भी मौजूद है। कैसे? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हरिता, पानी मेरे भीतर कैसे मौजूद है? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि खून के रूप में, ब्लड के रूप में। लेकिन यदि मुझे आध्यात्मिक स्तर पे इसको समझना है तो और गहरा जाना पड़ेगा। पानी जो बाहर है वो मेरे भीतर मौजूद है, लेकिन फीलिंग्स की फॉर्म में। पानी का अर्थ होता है, प्रतीकात्मक अर्थ होता है फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं। उन लोगों ने मुझसे क्या कहा कि हरिता, आप हमें पानी देंगी। जो पानी जो है, यदि आप शिव, जैसे मैंने बात की अभी शिव के बारे में, अर्धनारीश्वर के बारे में, शिव का एक रूप ये भी है कि हम देखते हैं कि चोटी से गंगा बाहर आ रही है। हम कई बार ज्ञान की गंगा की बात करते हैं ना, ज्ञान की गंगा। गंगा तो पानी है, फिर वो ज्ञान की कैसे हुई? ज्ञान की गंगा का अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है एक्चुअली। हम ये ज्ञान की बात तो बहुत करते हैं दोस्तों, कि किताब से मैंने ज्ञान पढ़ लिया या किसी व्यक्ति से ज्ञान पढ़ लिया। क्या आप जानते हैं कि सच्चा ज्ञान आता कहाँ से है? भावनाओं से, एक्सपीरियंसेस से। यदि मैं पढ़ूं कि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है और मैं शादी ना करूं, तो मेरी भावनाओं में वो ज्ञान आएगा ही नहीं। जब मैंने विवाह किया तो मैंने पाया कि हाँ, दाम्पत्य तो बहुत अच्छा
एक स्कूल है, एक विद्यालय है, लेकिन उसमें मैंने अच्छाइयों को भी महसूस किया, कुछ कठिनाइयों को भी महसूस किया। जब मैंने महसूस किया एक्चुअल में, सच्चाई में, और जब मैंने समझा कि ये तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है ज्ञान प्राप्त करने का, जब ये फीलिंग्स में ज्ञान का समन्वय हुआ, तब ये ज्ञान की गंगा बनी। किताबी ज्ञान अर्ध ज्ञान है, ये हम सभी जानते हैं। तो भावनाओं को जीकर, अपने इमोशनल वर्ल्ड, अपनी भावनाओं को जीकर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ना दोस्तों, वही सच्चा ज्ञान है। इसीलिए जो शिव के ऊपर जो गंगा निकलती है वो इतना इम्पोर्टेंट सिंबल है। तो हमारे अंदर भी शिव है, हम भी शिव हैं। हम जब अपने भावनाओं को द्वारा, अपने, चाहे मैं माँ के रूप में या पिता के रूप में, बहन के रूप में, तरह तरह के रोल्स में जब मैं अपनी भावनाओं को जीती हूँ और उन भावनाओं को जी के जो अपनी आत्मा में मैं ज्ञान उतारती हूँ, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। उसी को हम, पानी जो बाहर है मेरे भीतर ज्ञान रूप में, भावनात्मक रूप में है, यही इसका अर्थ है ना। तो जो भावनाएं, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि हरिता आप हमें पानी देंगी। अब मैं पानी देने का अर्थ इसमें ये नहीं है कि मुझे उनको पानी का ग्लास देना है। इसका अर्थ ये था, हरिता तुम मेडिटेट कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। हरिता आपके बहुत जीवन मेडिटेशन में ही गए हैं, आध्यात्म में ही गए हैं, पर अब आपका उठने का वक्त है। अब आपको जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है पिछले जन्मों में, उसको अपनी भावनाओं में उतारिए। जब तक आप उसको ज्ञान अपनी भावनाओं में नहीं उतारेंगी, हम तृप्त नहीं होंगे। ये है इसका अर्थ दोस्तों। देखा आपने, प्रतीकात्मक भाषा से कितने सारे मैसेजेस मिलते हैं। और आप इससे कनेक्ट कीजिए कि ऋषि ने मुझसे क्या कहा, दिव्य पुरुष बाबा जी ने क्या कहा मुझसे, हरिता उठो, बाहर जाओ। अब बाहर जाने का अर्थ क्या है दोस्तों, मुझे पैर खोलने पड़ेंगे, मुझे पैर को जमीन पे रखना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा, चल के मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, है ना। इसी को कहते हैं पुरुष तत्व, करना, कार्य करना। जब मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी तो वो सिर्फ फेमिनिन प्रिंसिपल था, भीतर ही मैं जा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत जीवन पुरुष के रूप में भी जिए होंगे ना, कभी पुरुष तो कभी स्त्री के रूप में हम पैदा होते हैं। तो उस बाबा जी जो दिव्य पुरुष का कहना था कि हरिता वक्त आ गया है, उठो। सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा। जो मेडिटेशन करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को भावनाओं में लाओ। लोगों से प्रेम से बात करना सीखो, लोगों से प्रेम करो, लोगों को ज्ञान दो, प्यार से दो। लेकिन कितना गहन ज्ञान है। मैं इस स्वप्न को या इस मेडिटेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे जीवन की धुरी इस पर स्थापित है दोस्तों। जब ये हुआ और जब मैं भीतर गई, मैंने उनसे कहा कि दिव्य पुरुष बाबा जी, मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा भविष्य में जानोगी। और दोस्तों जानते हैं, उसके कुछ ही हफ्तों बाद काया और क्रिस्टियान, जो मेरे गुरु या मेरे जिनको मैं गाइड्स मानना कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मेरे जीवन में आए। दिव्य पुरुष ने कहा था आने वाले जीवन में जान जाओगी। सच कहती हूँ दोस्तों, मैंने जाना। जैसे ही मैंने खुद को अपने पुरुष और स्त्री तत्व के द्वारा समझना शुरू किया, तो मैंने सचमुच खुद को जाना। उससे पहले सिर्फ किताबी ज्ञान, उससे पहले सिर्फ ज्ञान तो था, ज्ञान तो ज्ञान ही है, हर ज्ञान खूबसूरत है, जरूरी है, लेकिन ज्ञान को भीतर उतारना, अपनी भावनाओं में लाना, ये सिर्फ आज मैं, या तो मैं जानती हूँ या आप में से जो मुझसे जुड़े हैं जान सकते हैं कि इंसान का जीवन कितना बदल जाता है। यही, अगर मुझे इसका पोलैरिटीज का ज्ञान ना होता, तो ये जो एक्सपीरियंस था मैं इसको समझती कि बड़ा खूबसूरत था, बड़ी मैं मेडिटेशन में आगे आ गई, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाती। एक इल्यूजन को हिंदी में मैं शब्द नहीं याद कर पा रही हूँ, पर मैं समझ रही हूँ कि आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि एक इल्यूजन एक आ जाती। लेकिन जब मैंने अपनी पोलैरिटीज के थ्रू समझा, मैंने समझा कि ये दिव्य पुरुष तो मैं ही हूँ। ये दिव्य पुरुष मेरे उन जन्मों को दर्शाता है जब मैंने ध्यान किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। और जैसे ही मैंने इसको जाना, तो सब कुछ बदल गया दोस्तों। वो दिव्य पुरुष बाबा जी सिर्फ एक बाहरी बाबा जी नहीं रहे, वो मेरा हिस्सा बन गए।
मैं आज कह सकती हूँ कि वो दिव्य पुरुष मेरे भीतर है। अब जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, शायद वो ही आपसे बात कर रहे हैं मेरे मुख द्वारा। ये है ताकत अपनी पोलैरिटीज़ को समझने की। ये है ताकत सिंबॉलिक लैंग्वेज और रेजोनेंस की, कि आपका जीवन पूरा मल्टी डिमेंशनल हो जाता है। कोई भी चीज़ साधारण नहीं रहकर असाधारण हो जाती है। इसको शेयर करते हुए मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना भी ध्यान नहीं रख पाई। चलिए 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, 1 मिनट का विराम देते हैं। आप मेरी शेयरिंग के बारे में सोचिए, कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप दर्पण को मैसेज कीजिए। 1 मिनट के बाद मैं वापस आऊँगी। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं बहुत खुशी से उनका जवाब दूँगी, और यदि प्रश्न नहीं है तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो कुछ ही पल में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि आप में से काफ़ी लोगों के मन में ऑलरेडी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। लक्ष्य भी यही है इस सम्मेलन का, कि आप क्वेश्चनिंग करें। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे खुद से, या सवाल की भावना ही हमारे अंदर अगर नहीं होगी, तो जवाब कहाँ से आएंगे। कई बार जवाब पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। याद रखिए बाबा जी ने मुझे क्या कहा था, हरिता उठो और बाहर देखो। यानी कि कोशिश करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शंस करने पड़ेंगे, सवाल करने पड़ेंगे, चाहे किसी व्यक्ति से, बट सबसे ज़्यादा खुद से। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। चलिए मैंने पढ़े और उनका निचोड़ भी मैं समझ गई कि मन में क्या सवाल उत्पन्न हुए हैं। तो उन्हीं का जवाब देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि हमारे जो माता पिता हैं, हर पल अगर वो हम पर गुस्सा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। यही तो मैंने समझाया आपको। यदि माता पिता हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तो भी हमें यही समझना है पहले तो, कि रेजोनेंस द्वारा, अनुनाद का जो मैंने लॉ बताया, मैंने ऐसे माता पिता को क्यों पाया है। पहले हमें ये खुद से सवाल पूछना चाहिए, पहली बात। क्योंकि यदि आप याद रखिए, जैसे मैंने लॉ ऑफ रेजोनेंस में बताया, कि जो हमारे भीतर छिपा है वो हमें बाहर का जगत दिखाएगा। तो यदि आपके जो माता पिता आप पर गुस्सा कर रहे हैं, तो आपके भीतर क्या छुपा है। पोलैरिटीज को हमेशा याद रखना है।
चाहे वो मेरे माता पिता हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा कर रहे हैं अर्थात गुस्सा मेरे भीतर है। तो सवाल का पहला जवाब ये है कि आपके अंदर गुस्सा है। हाँ, आप ऐसा ज़रूर सोच सकते हैं कि मैंने तो कभी गुस्सा नहीं किया। हाँ, ये स्वाभाविकता है कि आप सोचें कि मैं तो गुस्सा ही नहीं करता हूँ, या आप ये सोचें कि मैंने तो कभी माता-पिता पे गुस्सा किया ही नहीं। बिल्कुल, आपका सवाल सही है। लेकिन अगर खुद के अंदर अपने जीवन को बदलाव करना है, तो हमें माता-पिता नहीं, हमें गौर करना है भावना पर। कौन-सी भावना है? गुस्सा। गुस्से को पकड़ लेना है कि ओके, गुस्सा, नेगेटिव भावना माता पिता कर रहे हैं अभी, अगर मैंने अपने अंदर नहीं बदलाव किया तो आने वाले वक्त में और भी बहुत लोग मेरे जीवन में आ सकते हैं जो गुस्सा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि मैं गुस्सा कहाँ करता हूँ। एक एक उदाहरण देती हूँ आपको समझने के लिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि गुस्से करने का अर्थ है जब आप किसी पर चिल्लाएं या शाउट करें, है ना? ये अर्ध अंडरस्टैंडिंग है, आधी अंडरस्टैंडिंग है। जब जब आप अपने गुस्से को दबाते हैं, जब जब आप गुस्से को खून के घूंट का रूप देकर पी लेते हैं, कि जब भी आप अपने आप को गुस्से को दबाते हैं तब भी आप गुस्सा ही कर रहे हैं। गुस्से को जाहिर करना और गुस्से को दबाना एक ही है। इफेक्ट्स अलग अलग हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो गुस्सा तो गुस्सा ही है। गुस्से पे जाहिर करना या गुस्से को दबाना आपको डिस्टेबलाइज ही करेगा। इसलिए सबसे पहले ये याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति, वो मेरे पेरेंट्स हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं तो मुझे अपने भीतर के गुस्से को ठीक करना है। तो उसके लिए खुद को देखना है, अपने जीवन को देखना है कि मैं कहाँ कहाँ गुस्सा करता हूँ या पीता हूँ, दोनों को देखना है, क्योंकि दोनों ही नहीं करने हैं। गुस्से को शांत करने के लिए क्या चाहिए? यदि हम गुस्से को सिंबॉलिकली देखें तो वो आग है। आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी क्या है? प्रेम। प्रेम की भावना, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो आग को बुझाना है तो अपने अंदर प्रेम को ज़्यादा लाना होगा। प्रेम को लाना होगा अर्थात कंपैशन को लाना होगा। कई बार लव और कंपैशन में भी एक कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है। कंपैशन एक जैसे ममतामयी एक भावना, कंपैशन काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो वो कंपैशन अपने अंदर लाना है, खुद को याद दिलाना है कि मेरे माता पिता जो गुस्सा कर रहे हैं, यानी कि मैंने भी, जब मैं एक पिता था, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, मैंने भी अपने बच्चों को ऐसे ही बड़ा किया, गुस्से से। और दूसरा स्टेप आपको ये समझना है, ये मैंने अपने जीवन में बहुत किया है दोस्तों, आप करके देखिए। जिस व्यक्ति से आपको परेशानी है उसको समझिए। मुझे बहुत शौक था लोगों को समझने का। मैं अपने पिता, मुझे अपने पिता से इतना ज़्यादा प्रेम, अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरी जो दादी, मेरे पिता के जन्म होने से पहले उनको एक स्वप्न आया था। मेरी दादी, जानिए कितने 50-60 साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ या उससे भी ज़्यादा। उनको क्या स्वप्न आया मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे जानने का शौक था, मैं लोगों को समझना चाहती थी। जब मेरी शादी हुई और अपनी सास के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, अब वो भी नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत मेरा रिश्ता मेरी सास के साथ। क्या आप जानते हैं कि मेरी सास जब 3 साल की थी, उनके ड्राइवर का क्या नाम था, उनके अपने माता पिता के साथ क्या संबंध, कैसा महसूस करती थी, अपनी दादी के साथ क्या महसूस करती थी, ये सब जानती हूँ मैं। क्या आपने कभी वक्त निकाला है लोगों को जानने का? हम में से बहुत कम लोग ही वक्त निकाल पाते हैं। सोचिए, हम दूसरे जो हमारे जीवन में जो शामिल लोग हैं उनके लिए ही वक्त नहीं है तो कहाँ खुद के लिए वक्त मिलेगा? दोनों के लिए वक्त चाहिए। तो यदि आपके पिता आप पर गुस्सा करते हैं तो बस उनकी पृष्ठभूमि में जाइए। उनका बचपन कैसा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पिता भी उनके ऊपर गुस्सा करते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पिता का जीवन बहुत कष्टप्रद था, मुश्किलों भरा था, प्रेम का नाम ही नहीं था उनके जीवन में? तो इतने कष्टों को सहते सहते वो ऐसे कठोर व्यक्ति के रूप में उभर आए जहाँ पे प्रेम गायब हो गया। आप समझिए, आप उनको पिता के रूप में देख रहे हैं। 2 पल के लिए पिता रूप में मत देखिए, एक इंसान के रूप में तो देखिए। एक इंसान
जो कष्टों भरे जीवन को गुजार कर आया है, क्या आपको उस पर गुस्सा आएगा? ममता की निगाह से देखिए, आपके मन में प्रेम आएगा कि मैं इसकी कैसे सहायता करूं। कुछ ना हो तो मन से एक शायद दुआ आएगी कि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो, जीवन का सही मायने प्राप्त हो। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति को समझें, सिंबॉलिकली समझें, तब आपके मन में कंपैशन आएगा। तो कंपैशन कैसे आएगा? लोगों का सवाल है कि मेरे जीवन में मुझ पे कोई चिल्लाता है या मेरे हस्बैंड हैं जो मुझ पे हमेशा नाराज़गी जताते हैं, गुस्सा करते हैं, मैं कैसे प्रेम करूं? आपका सवाल गलत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे मैंने बताया, अगर आपके पति या पत्नी ऐसे हैं या पिता ऐसे हैं, तो वो आपके भीतर की छुपी हुई मेमोरीज हैं, आपका छुपा हुआ हिस्सा है। अगर आपने उनको छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आप किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? खुद को। किससे भाग रहे हैं? खुद से। भागिए मत, सामना कीजिए, साक्षात्कार कीजिए। उसके लिए उनको समझना जरूरी है, अपने पति को, क्या उनकी पृष्ठभूमि है। उनको पत्नी के रूप में या बेटे के रूप में मत देखिए उस व्यक्ति को, एक भगवान के रूप में देखिए, एक संतुलित व्यक्ति के रूप में उनके जीवन पे गौर कीजिए कि उनका जीवन कैसा था। सच मानिए, अगर आपने ये किया तो आपके मन में तब कंपैशन आएगा। कंपैशन, आई एम कंपैशनेट कहने से कंपैशन नहीं आता है। कंपैशन आता है दूसरे को समझने से। पहला तो ये कदम बहुत ज़रूरी है कि उसको गहराई से समझें। और याद रखिए, जैसे ही आपने उस व्यक्ति को गहराई से समझा, आपने खुद को समझा। अगर आपने अपने पति की गहराइयों को समझा, पिता की गहराइयों को समझा, भाई के जीवन को गहराई से समझा, तो आप सोच रहे हैं कि आपने उन तीनों को समझा। हाँ, लेकिन आपने उन तीनों की मदद से खुद को समझा, खुद के पुरुष तत्व को समझा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनको समझने से ही कंपैशन आएगा। एक दूसरा, कई बार हो सकता है कि वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कई बार अनावश्यक ही गुस्सा करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी उनको किसी ने रोका ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि गुस्सा करना गलत है। वो आपके पिता भी हो सकते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि गुस्सा करना गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को गुस्सा करते हुए देखा, फिर शायद अपने दाम्पत्य में भी कठिनाइयाँ उठाई। उनके बॉस ऐसे होंगे जो हर वक्त गुस्सा करते हैं, तो अपना गुस्सा वो आप पर निकालते हैं। उनको पता ही नहीं कि गुस्सा ठीक नहीं, तो उनको कौन बताएगा? आप। यदि आपको अगर ज्ञात इस बात का चेतना है कि कैसे बताना है। और एक साधारण तरीका, आप ये कह सकते हैं, पिताजी, आपके गुस्सा होने से मुझे कष्ट पहुंचता है, मुझे दुख होता है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी डांट में भी प्रेम छुपा है, आप कुछ समझाने की मुझे कोशिश कर रहे हैं पिताजी, लेकिन जब आप गुस्से से मुझे समझाते हैं ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, सब ऊपर से निकल जाता है। मैं जानता हूँ कि मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ है, आपसे भी, संसार से भी, पर यदि आप मुझे प्रेम से समझाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा। ये अप्रोच अपनाइए, एक बार, दो बार, हर बार, जितनी बार भी पिताजी गुस्सा करें, आप गुस्सा मत कीजिए। आप कंपैशन से ही उनको खुद का हिस्सा मान के देखिए, और वक्त मिलने पर, मौका मिलने पर बताइए कि पिताजी, अभी आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपसे 1 घंटे बाद फिर से बात करूंगा, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है। मैं जानता हूँ आप मुझे प्रेम करते हैं, हम दोनों मिलकर बैठेंगे, सॉल्व करेंगे। यही कपल में होना चाहिए, यही दाम्पत्य में होना चाहिए। कई पत्नियां या पति झगड़ा हो जाएगा सोच के कभी अपने दुख को व्यक्त ही नहीं करते। सपोज पति हैं और उन्होंने जैसा भी बर्ताव किया, बीवी कुछ नहीं कहती कि घर में कलह होगी या बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर ये पुरुष के साथ भी है दोस्तों। पुरुष को भी कई बार लग सकता है कि घर पे वो आना ही नहीं चाहते, कई बार दोस्तों में टाइम बिताना चाहते हैं या फोन पर रहकर, बिजी रहकर टाइम बिताना चाहते हैं। क्यों? बीवी को सोचना चाहिए क्यों। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर बीवी के साथ ज़्यादा टाइम बिताया तो वो फिर कुछ शिकायतें लेके बैठ जाएगी, प्रेम के कोई मोमेंट्स हमारे लिए होंगे ही नहीं, वो मतलब कठिनाइयों की या दुख भरी या परेशानी वाली ही बातें करेंगी। ये मेमोरीज बन जाती हैं, ये हमें चेंज करनी है। तो सबसे तरीका, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षात्कार, बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको अपने दाम्पत्य में या किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा महसूस हो, तो बैठिए, उनको व्यक्त कीजिए। लेकिन व्यक्त करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप ही बोलते रहें,
वो बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है, सुनने की शक्ति बेहतर हम की कुंजी, बिल्कुल सच है। कई बार लोग कम्युनिकेशन को समझते हैं कि आप बोलते जाएं तो वो कम्युनिकेशन है, नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन वो होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं। तो यदि आप उस व्यक्ति से कहें कि देखिए मेरे अंदर भी कमियां हैं, आप में भी हो सकती हैं, बैठकर बातें करें और हम एक दूसरे को व्यक्त करें, समझाएं, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मत सोचिए कि कितनी बार, एक ही बार या 2 बार, ऐसा भी मत सोचिए कि 5 बार करके देख लिया सॉल्व नहीं हुआ, नहीं। जब तक अपने अंतर बदलाव आपके नहीं आएगा तो इफेक्ट भी कैसे नजर आएगा। तो निरंतर करना है, सदैव करना है। एक सवाल ये भी था कि यदि पति की तरफ से कोई प्रेम का भाव है ही नहीं, यानी वो हमेशा गुस्से से ही बात करते हैं, या उनके अंदर कभी कोई मतलब आपकी प्रति शिकायती ही है, कुछ अच्छाई नज़र नहीं आ रही है, तो क्या करें। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसका उत्तर भी बहुत साधारण, सिंपल सुनने में, लेकिन करने में शायद इतना आसान ना लगे। आपके जीवन में यदि ऐसे व्यक्ति हैं, स्त्री या पुरुष, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पति ही ऐसा करें, बीवियां भी ऐसा कर सकती हैं कि वो एक ऐसा माहौल बना दें घर में कि पति घर पर ही ना आना चाहे। ऐसी बीवी के साथ भी हो सकता है कि पति ऐसा माहौल बना दे कि बीवी डरे कि घर पर आने वाले हैं। दोनों तरफ से हो सकता है, कोई छोटा बड़ा, कोई भावना, ऐसे कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए। लेकिन करें क्या, ये एक सवाल है। यदि आपके जीवन में आपके पति या पत्नी ऐसे हैं जो कभी भी आपको समझ नहीं पाते हैं, या हमेशा शिकायतें ही रहती हैं, या एक्शंस नेगेटिव ही होते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले आपको ऐसी सर्विस करना सीखना है जो अनकंडीशनल हो। कई बार हम कह देते हैं कि मैंने पूरा घर अभी साफ किया था, आपने फिर गंदा कर दिया, या मैं बार बार आपके लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, आपने मेरी कद्र नहीं की। ये बहुत साधारण सी बात है एक दाम्पत्य में इस तरह के सवाल आना। लेकिन ऐसा हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप रिवर्स कर दीजिए इस सिचुएशन को, यदि आपके पति ऐसे हैं तो आप ऐसे थे किसी जन्म में। आपके अंदर क्या छुपा हुआ है आपको नहीं मालूम, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसा पुरुष छुपा हुआ है जो मैनिपुलेटिव है, जो दूसरों का फायदा उठाता है, जो दूसरे को प्रेम नहीं करता। ऐसा पुरुष आपके भीतर छुपा हुआ था लंबे वक्त तक, लेकिन अब आपको वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ईश्वर ने उस आपके अंतरात्मा का जो जो अंतर्भाग जो है वो आपके पति के या बीवी के फॉर्म में बाहर प्रत्यक्ष रूप में ला दिया। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं या देखना पसंद नहीं करते तो वो हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में आ जाता है। तो यदि पति ऐसे हैं जो प्रेम का भाव व्यक्त ही नहीं करते, हर बात में कमियां निकालते हैं, इसका अर्थ ये है कि जब आप पार्टनरशिप में होते हैं या पास्ट में जब आप ऐसे कपल में थे तो आप ऐसे ही थे। आपका जो सेवा भाव है वो अभी संपूर्ण सबमिशन के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ दोस्तों मैं, और ये मैंने अपने जीवन में ढाली है। एक बीवी हूँ मैं भी, और मैं भी मेरे हस्बैंड तो ईश्वर की कृपा से बहुत सब कुछ अच्छा ही है हमारा, चारों स्तर पे एक अच्छा बैलेंस भी है। लेकिन शुरुआती जीवन में मुझे भी ऐसा महसूस होता था कि, और देखिए आपकी मेरी जो माताजी हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मेरी माताजी बचपन से सफाई की पसंद की थी, सफाई उनको बहुत पसंद थी। तो मेरे अंदर भी वो भाव आ गया कि सफाई रखनी चाहिए। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि मैं सफाई करती हूँ और मेरे पति तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगाते चौपट करने में। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप झगड़ा करेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करना है। मैंने ये सोचा कि मुझे क्या सीखना है। मैंने ये समझा उससे कि मुझे सबमिशन सीखना है, मुझे सेवा करना सीखना है। क्या हुआ अगर वो उसको गंदा कर दिए तो वो अपने ऊपर काम करेंगे। मुझे ये भी समझ में आया कि कहीं मैं सफाई कुछ ज़्यादा ही तो नहीं करती हूँ, सफाई के नाम पे कहीं मैं प्यूरिस्ट तो नहीं हो गई हूँ, प्यूरिटैनिज्म तो नहीं आ गया कि सफाई करो सफाई करो। दोस्तों मैं आपको एक हिंट देती हूँ यहाँ पे, जो लोग ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं ना, एक्सेसिवली, उनके अंदर भीतर सफाई करने के लिए बहुत कुछ बचा होता है। इसलिए बाहर वो सफाई ज़्यादा की बात करते हैं, क्योंकि वो अंतरात्मा को कह रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति कहता है सफाई करो सफाई करो,
वो खुद से कह रहा है ये कि हरिता अपने अंदर की सफाई करो, अपने अंदर की सफाई करो। लेकिन जब पोलैरिटीज का ज्ञान या सिंबोलिज्म का ज्ञान ना हो तो वो सोचता है कि बाहर वाला व्यक्ति सफाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसके जो इमोशंस है वो दूषित हो जाते हैं, वो गुस्सा करने लग जाता है। पर जैसे ही सद ज्ञान का हमें संज्ञान होता है, हम समझते हैं कि सब अपने लिए ही है, हमारा भीतर जो छुपा है वो ही बाहर है, तो सब बदल जाता है। यही मेरे अंदर बदला। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा सफाई की बात कर रही हूँ, यानी कि मेरे अंदर कुछ गंदगी है साफ करने के लिए। तो क्या गंदगी है, मैंने सोचा। वो गंदगी ये थी कि मैं अपने हस्बैंड की अच्छाइयों को नहीं देख पा रही थी। सच कह रही हूँ दोस्तों, उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये ध्यान किया और मैंने पाया कि इस घर में, जो मेरा घर है, चाहे वो पर्दे हो, चाहे वो बेडशीट हो, या कौन सा कलर पेंट करना है, कौन से बर्तन आएंगे, कहाँ हम हॉलीडे जाएंगे, ये सब सारा निर्णय मैं कर रही थी। ये तो सब मैं कर रही थी, तो मेरे पति को तो कोई स्थान ही नहीं था। और उस पर भी मुझे शिकायत कि तुम सफाई नहीं रखते। यहाँ थी प्रॉब्लम, सबमिशन की प्रॉब्लम थी, मेरी आंखों में देखने की प्रॉब्लम थी कि अच्छाइयों को देखना मैंने नहीं सीखा था दोस्तों। यदि मैं अपने पति की अच्छाइयों को ना देख पाऊँ, हो सकता है कि कुछ पति बहुत मुश्किल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे कंपेयर करें या किसी और से कंपेयर करें, लेकिन जड़ में, निचोड़ में यही है कि आपको अच्छाइयों को भी देखना सीखना पड़ेगा। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड तो बहुत सबमिसिव हैं। मैं कहती हूँ ये चाहिए तो आ जाता है, पर्दे का कलर वो आ जाता है। इतनी अच्छाइयों को एक तरफ करके मैंने सिर्फ ये देखा कि वो गंदगी जल्दी कर देते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यकीन मानिए, उस दिन से मैंने सेवा भाव समझा, मैंने उस घर को अपना मंदिर समझा। उस घर की सफाई करते हुए मैंने सोचा मैं अपने मंदिर, अपने घर को साफ कर रही हूँ, यानी अपने अंतर मन को साफ कर रही हूँ। मेरे पति जब घर में आते हैं तो हो सकता है उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हों, ऑफिस में जो बॉस हैं वो बहुत परेशान करते होंगे, तो घर में जब आए तो सुकून चाहिए ना। ये जब मैंने समझा तो सब बदल गया। जब मेरे भीतर जब ये बदलाव आया, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से आज ये कह सकती हूँ आपसे, मैंने कभी मेरे हस्बैंड को ये नहीं कहा कि क्यों ऐसा या वैसा। उनके मन में खुद ही मेरे प्रति भावनाएं आ गई अचानक कि हरिता ने इतना संजोया है ये घर, इसका मैं देखभाल तो कर ही सकता हूँ। 10 बार में से कम 4 बार तो उन्होंने किया। अब वो, मैं कह सकती हूँ कि 8 बार करते हैं, लेकिन अब मुझे उसमें सिर्फ प्रेम नजर आता है, क्योंकि उनके द्वारा मैंने खुद को देखना सीखा, खुद को सफाई करनी है, मैंने ये जाना। तो जब आपके पति आपके प्रति गुस्सा करते हैं, तो आप याद रखिए, आपका टेस्ट है, आपका परीक्षा है कि आप कितने वक्त तक अच्छाई के सामने डटे रह सकते हैं। क्या आपकी अच्छाई हार सकती है? क्या आप हारने के लिए तैयार हैं? ये आपके लिए मैसेज है। कितना भी इंसान हमारे जीवन में नेगेटिव क्रिएट करे, कितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाएं, क्या हमें अपनी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं। यही हमारा टेस्ट है। आप अगर अपने पति, जो आपके प्रति, या पत्नी भी, मैं दोनों जोड़ना चाहती हूँ इसमें, यदि पति हो या पत्नी हो, उनका स्वभाव आपके प्रति नकारात्मक है, तो आपको सबमिशन सीखना है, सेवा भाव सीखना है, और याद रखना है कि ये आपकी परीक्षा भी है कि आपकी सच्चाई कितनी स्ट्रांग है। या जितनी स्ट्रांग आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई होगी, उतनी ही स्ट्रांगली आप अपनी अच्छाई को मेंटेन कर पाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे अपने पति से। यदि आपकी ये सच्चाई, ये अच्छाई जिस दिन दिव्य हो गई, आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो गई, आप देखेंगे आपके पति में बदलाव नेचुरल ही आएगा। और यदि नहीं आया तो जीवन में बदलाव आएगा, कुछ आएगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि शायद आपके पति आपसे आकर कहें कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं निभा सकता, चलिए अलग हो जाएं। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी आपकी तरफ से नहीं आएगी, वो सामने वाले की तरफ से आएगी, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट कर चुके होंगे, उनको स्वीकार कर चुके होंगे कि उनकी अच्छाइयाँ भी आपके अंदर है, तो बुराइयाँ भी आपके अंदर ही हैं। ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, इसमें वक्त लगता है अपने ऊपर काम करने में, लेकिन करते जाइए निरंतरता के साथ दोस्तों, क्योंकि जीवन का नाम ही बदलाव, बाहरी बदलाव नहीं, भीतरी बदलाव भी है। करते चले जाइए। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि मैं आज हिंदी में पहली बार आप लोगों के साथ अपने विचार रख पाई। ऐसी भी आशा करती हूँ
कि इसमें से कुछ आपको खुद के लिए पॉइंट्स मिले होंगे, कुछ कुछ आपको ऐसे सोचने के लिए आइडियाज़ मिले होंगे जिसके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे। अगर आपको सोचने के लिए कुछ प्रेरणा मिली हो तो ये सेमिनार सफल है। स्क्रीन पर हमारा नंबर भी है, फेसबुक भी है, आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। हम सभी यूसीएम टीम की तरफ से आप सभी को बहुत नमस्ते। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।